नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है? कंट्रोलिंग। तो ये पार्ट 1 रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं और इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। इन बातों को एकदम बढ़िया तरीके से रिटेन रखना है इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग होता क्या है कि भाई कंट्रोल, अरे क्या रुक जाना? नहीं, कंट्रोलिंग बेसिकली मतलब है कि जो भी हमने सोचा है उसको चेक करना, क्या उसके अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग। तो सर ये तो बात मैनेजमेंट की हो रही है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है जिसका काम क्या होता है? सोचना, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, फिर स्टाफ करना, फिर डायरेक्शंस देना। तो जब इतना काम हो जाता है तो उस काम को क्या करा जाता है? चेक करा जाता है, क्या वो जैसा सोचा गया था वैसा हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली कह देते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करना? मेजर करना। इट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन स्कूल्स में हर एक जगह इसकी जरूरत होती है। क्या आपको होमवर्क मिलता है वो चेक नहीं होता? तो चेक होना, इट्स कॉल्ड कंट्रोल, कि जैसा दिया था वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। इवन आप एग्जाम देकर आते हो, फिर उसको चेक करते हो कि जैसा सोचा था वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो फिर क्या? तो उस पर करेक्टिव एक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। तो कह रहा है इट रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हमेशा ले लेने, क्या सही हो गया तब भी नहीं। कब? इन केस ऑफ डेविएशन, इन केस ऑफ डेविएशन, ऊंच नीच की स्थिति में, इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो क्या बताया? कंट्रोलिंग कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द प्लान्ड या फिर स्टैंडर्ड्स, मानक जो सोचा गया है। ठीक है, और उस पर करेक्टिव एक्शन कब लेना है? जब कोई डेविएशन होगा, या तो ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या है? डेविएशन है। अब बात करते हैं नेचर फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। मैं हूं, मेरा नेचर है, आप है, आपका नेचर, आपके कुछ फीचर्स है, मेरे कुछ फीचर्स हैं। ऐसी कंट्रोलिंग है, उसके भी कुछ फीचर्स हैं, बड़े ही इजी हैं। ये क्या है? ओबीसी पीपीडी है। क्या है? ओबीसी पीपीडी। तो सबसे पहले क्या कहता है? इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या? गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग हम कर क्यों रहे हैं? किसी भी काम को हम चेक क्यों कर रहे हैं? उसके स्टैंडर्ड से क्यों मैच करना चाह रहे हैं? क्योंकि जब हम प्लानिंग करी होगी तो हमने क्या सेट करे थे? गोल। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड फंक्शन। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, तो उसकी तरफ जाता है। तो कंट्रोलिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव मतलब इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी सेक्शन। हर जगह चाहिए, टॉप टू बॉटम, मैनेजमेंट टू नॉन मैनेजमेंट। ठीक है, कंट्रोलिंग की जरूरत हर जगह आवश्यक है कि चेक करना कि सभी लोगों ने अपने अनुसार, अपने स्टैंडर्ड प्लान के अनुसार काम करा है कि नहीं करा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल परवेसिव, हर जगह होना। क्लियर है इतनी बात? यस। कह रहा कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? बार बार होने वाला। ये कोई सिंगल लाइन एक्टिविटी नहीं कि एक बार करा खत्म कर दिया। आपको पता है मैनेजमेंट क्या था हमारा? कॉन्टिन्यूअस है, तो ये मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। बार बार, एक बार हो गया, चेकिंग हो गई, देन दोबारा गोल्स होंगे, उनको फिर दोबारा से एक्यूरेसी को चेक करा जाएगा। क्लियर है गाइस? ओके। कह रहा कंट्रोलिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का बेसिकली मतलब क्या होता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है। हम लोगों का टेस्ट क्या है? प्रेफरेंसेस क्या है? चॉइसेस क्या है? बदलती रहती है टाइम के अनुसार। ठीक है, तो अब एनवायरमेंट, जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो भी क्या हो रहा है? टाइम टू टाइम बदल रहा है। तो मैनेजमेंट को अपने आप को भी क्या करना पड़ता है? अपडेट, उसके अनुसार चलना पड़ता है। और ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, अगला कह रहा है इट इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग, ध्यान से सुनना, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। क्या कह रहा है? बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। पीछे की ओर देखना और आगे की ओर देखना, दोनों। बैकवर्ड लुकिंग कैसे? तो जब भी हमने प्लानिंग करी होगी, किसको ध्यान में रखे करी होगी? हाँ, पास्ट एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर सर्टेन करा होगा, फ्यूचर निश्चित किया होगा ना। तो बैकवर्ड का बेसिकली मतलब है कि अपनी पास्ट मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, या फिर प्लानिंग
कंट्रोलिंग से पहले होता है ना, उतनी बात। अब कह रहा फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, और फॉरवर्ड लुकिंग अभी बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो हम उस पर्टिकुलर मार्केट से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड लुकिंग का बेसिकली मतलब है पास्ट मिस्टेक्स, फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग, तो उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो पीछे की ओर, आगे की ओर। पीछे मतलब प्लानिंग, फ्यूचर मतलब आगे की बात है। ठीक है, अब लास्ट करें, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये सर पॉजिटिव कैसे है? बिल्कुल पॉजिटिव है यार। क्यों नहीं है पॉजिटिव? क्योंकि ये मैनेजमेंट की नीड है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। ये मैनेजमेंट की जरूरत है, ना कि कोई ऑब्स्टेकल और रुकावट है। क्यों जरूरत है? भैया प्लान करा, बहुत एफर्ट लगे, टाइम लगा, पैसा लगा, ऑर्गेनाइज करा, फिर स्टाफ करा, फिर डायरेक्शंस दी, देन काम हुआ। अब उस काम को चेक नहीं करोगे क्या? उस काम को चेक भी तो करना है। आप कोई भी काम करते हो तो उसको चेक क्यों करते हो? देखते हो कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस। इट इज अ नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ हिंड्रेंस। इज दैट क्लियर टू एनीवन? आई होप। तो इसको याद करने का क्या, ओ से क्या याद रखना है? ओरिएंटेड फंक्शन। बी से क्या रखना है? बोथ बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग। सी से क्या रखना है? कॉन्टिन्यूअस। पी से क्या रखना है? पॉजिटिव। दूसरे पी से पॉजिटिव। डी से डायनेमिक। आई होप इतनी दो बातों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, चलो सर, फीचर समझ लिए, मीनिंग समझ लिया, अब क्या करें? अब चलते हैं किसकी और? फायदे, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो उसका क्या लाभ मिलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को? तो सबसे पहला क्या कह रहा है? हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इस बात को हम बड़ा ही इजी समझ सकते हैं। कंट्रोलिंग हम कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि जब हमने प्लानिंग करी थी तो हमने गोल सेट करे थे। वो गोल्स हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनको चेक करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, कि हुए कि नहीं हुए। हमने मान लो कोई XYZ काम सोचा था, ठीक है ना, उसमें हम प्लान करे, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाया, लोग लगाए, डायरेक्शन दी, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। अब उसकी कंट्रोलिंग ना करो तो कैसे बात बनेगी? तो उसकी कंट्रोलिंग करके हम उसके देखते हैं कि उससे कितना बेनिफिट हुआ है और नहीं। दूसरा कह रहा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब वही प्लान्स। स्टैंडर्ड मतलब क्या है? जो हमने सोचा था। तो बेसिकली जो कंट्रोलिंग का जो लिंक है ना, वो किससे है? हमारी प्लानिंग फंक्शन से, फर्स्ट फंक्शन से, प्राइमरी फंक्शन से। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड या फिर प्लान्स। जो हमने प्लान सोचे थे, जो हमने प्लान सेट करे थे, सपोज दैट मैंने 1 लाख रुपए की सेल सोची थी, उसके लिए उतने ही एफर्ट्स भी लगवाए, सब कुछ लगाए। अब देखा जाएगा, उसको चेक तो करा जाएगा कि क्या हम वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो उन एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को चेक करा है कि कितने हमारी प्लानिंग एक्यूरेट रही। तो प्लानिंग भी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होती है? कंट्रोलिंग के ऊपर। अगला कह रहा है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज है, उनका एफिशिएंटली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही, इसलिए भी क्या करी जाती है? कंट्रोलिंग। जैसे कि भाई मैनेजमेंट की बात है, घर में भी कई सारे हम बच्चों को कोई काम दे देते हैं, रिसोर्सेज दे देते हैं चीजों को करने के लिए, फिर उसको देखते भी रहते हैं क्या वो सही प्रकार से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उनको काम दिया गया है, उसमें वो जितने रिसोर्सेज उनको अवेलेबल करवाए गए थे, क्या उनका उन्होंने बेस्ट टू बेस्ट ऑप्टिमम यूज करा कि नहीं करा, इस चीज के लिए भी क्या है? कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर रहा है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज इंप्रूव एम्प्लॉइज मोटिवेशन। यस, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, मेरे को कोई काम मिला था, ठीक है ना, तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी इट इज माई ड्यूटी, ठीक है ना। अब मैं इस काम को कर रहा हूं, तो अब उसको रिव्यू कौन करने वाले हैं? आप लोग। आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपको कोई पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, और फिर उसके अनुसार उसको रिव्यू भी कर लिया गया, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? यार ठीक है, चलो। अब उसके रिव्यू के बेसिस पर ही तो मोटिवेशन है, तो अब उसको अगर आपकी पीठ थपथपाई गई, इट मींस आपको क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है भाई, वो प्यार से भी और मार से, दोनों तरीके से कराया जा सकता है। तो ये क्या देता है? बेसिकली इंप्रूव करता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन, क्योंकि हमने जो काम करा भैया देख तो लो हमने कैसा करा है, ठीक है ना। इसलिए तो हमारे ऊपर कौन है? सुपीरियर्स हैं।
अगला कह रहा है फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है? हेल्प्स। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग का काम क्या, कि वो जो भी एक्शन हुआ है उसमें कोऑर्डिनेशन कितना था, ठीक है। अगर जैसे स्टैंडर्ड थे उसके अनुसार काम हो गया, इट मींस एक्शन का कोऑर्डिनेशन क्या रहा होगा? बेस्ट एंड बेस्ट रहा होगा। अगर उसमें डेविएशन पाए गए तो कहीं ना कहीं किस चीज की कमी थी? कोऑर्डिनेशन की। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग फंक्शन। एंड द लास्ट वन इज ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जैसा कि आपको पता है, ये जो ऑर्डर और डिसिप्लिन हेनरी फ्योल ने भी प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है? कि ऑर्डर और डिसिप्लिन, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डरली हर एक चीज, हर एक पर्सन अपनी जगह पर अपने अनुसार काम नहीं करेगा और डिसिप्लिन अनुशासन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड, और गलत करता है और उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तो कंट्रोलिंग उसी चीज को भी इंश्योर करता है, क्या ऑर्डरली एंड डिसिप्लिन तरीके से उस काम को अंजाम दिया गया या नहीं। तो ये हमारे क्या थे? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसको सर कैसे याद करें? आपको इको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो इको क्या है? एकदम ऑसम। तो क्या है ये? ऑसम इको। ओ से क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है भाई। एस से क्या है? स्टैंडर्ड्स। एम से क्या है? मोटिवेशन। ई से क्या है? एफिशिएंट। सी से क्या है? कोऑर्डिनेशन। ओ से क्या? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो इन तीन बातों को हम समझ चुके हैं। हमने मीनिंग को, नेचर को, इंपॉर्टेंस को समझ लिया। एंड द लास्ट वन, लिमिटेशन, हर्डल, रुकावट, डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके सिर्फ इंपॉर्टेंस हो, उसके लिमिटेशंस ना हो, फायदे हो, कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। तो इसके भी कंट्रोलिंग करने के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहला है कि लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। आप कंट्रोलिंग किस चीज की कर सकते हो? जो आपके हाथ में है, जो आपका है, उस चीज की ना, ठीक है ना। आप अपने बच्चे के ऊपर कंट्रोलिंग कर सकते हो, इसको तो मैं ऐसे सिखाया, बट दूसरे के बच्चे को तो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो खुद की पॉलिसी है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी। इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस पर बहुत ही कम कंट्रोल होता है। दूसरा, रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है ना, मतलब अलग जाना, मतलब सपोर्ट ना करना फ्रॉम एम्प्लॉय। समटाइम्स जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, सारे नहीं, कुछ कुछ। अब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप क्या बहुत अच्छे बच्चे हो, जिनको फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है? रेसिस्ट समझ सकते हो। तो वो रेसिस्ट स्टूडेंट है, विरोध करता है, क्या पढ़ाई लिखाई में रखा है, ठीक है ना। तो कह रहे रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके ऊपर हमने कैमरास लगा दिए, ठीक है, उनके ऊपर सुपीरियर बहुत सारे रख दिए, तो क्या करते हैं यार, क्या है, हर एक चीज में हम पे रेसिस्ट करा जा रहा है, मिनिटली ऑब्जर्व किया जा रहा है, हमारी फ्रीडम को रोका जा रहा है। वो रोकना नहीं है, वो आपको क्या करना है? और एफिशिएंट बनाना, आपको और ज्यादा इंप्रूव करना, आपके अंदर डेवलपमेंट लाना। ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी आपको हर एक चीज में बताते हैं, तो वो आपको रोकते नहीं है, आपके लिए गलत नहीं है, वो क्या है? पॉजिटिव है, सिखाना चाहते हैं आपको कुछ नई बातें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉस्टली अफेयर। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पहले करा जाए देन उसको दोबारा से रिव्यू करा जाए। क्वाइट ऑब्वियस, लोग लगेंगे, एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगेगा, ठीक है ना, पैसा लगेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉस्टली अफेयर। किसी भी काम को पहले प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट, कंट्रोल, वहां से दोबारा आना, तो इट इज एन कॉस्टली अफेयर। यहां से वहां तक जाना, फिर वापस आना, ठीक है ना। तो ये क्या है? कॉस्टली अफेयर है, जिसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, ठीक है ना, पैसा भी लगता है। द लास्ट वन, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। सर क्वांटिटेटिव क्या होता है? न्यूमेरिक टर्म्स विच कैन बी इन न्यूमेरिकल, ठीक है ना। न्यूमेरिकल टर्म्स में जो होती है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अब एकदम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को जो सोचा था उसको प्लान्ड, क्वांटिटेटिव प्लान, ठीक है ना, उसको सेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कहीं उसके अनुसार काम होगा कि नहीं होगा। तो तुम में से भी कई सारों ने सोचा होगा कि मेरा भाई या मेरी बहन या मैं क्या लाऊंगा, 98 है, तो वो कैसे पॉसिबल है?
बहुत मुश्किल है ना, तो उस स्टैंडर्ड को सेट करना, क्योंकि उसके हिसाब से क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स भी तो लगाने पड़ेंगे, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उन दोनों चीजों को मिला पाएंगे, प्लान को और एक्चुअल को। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना, डिफिकल्टी भी होती है, दैट्स वाई लिमिटेशंस में कंसीडर किया गया है। सर इसको क्या करें, इसको बोल देंगे आर क्यू। ए से क्या है, अफेयर, कॉस्टली अफेयर। आर से क्या है, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। ई से क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर। क्यू से क्या था, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। आई होप कि मैंने बोला 3 सेकंड में 3 बातें याद रखनी है, ओबीसी पीपीडी ऑसम इको आर क्यू, मीनिंग पता लग गया। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा क्या भाई, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, दैट्स इट। अरे सर ये तो बड़ा इजी था, तो बट मैंने ज्यादा इसके अंदर लंबा नहीं खींचना चाहा, मैंने कहा अगले वीडियो में बताएंगे और आराम से बेहतरीन तरीके से हर एक बात को। आई होप कि इतनी बात आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा जरूर दबाना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।